दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले आपको दोनों मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे का पूरक है। संयोग से मेरी समझ से एक्चुअली मैथमेटिक्स का नाम फिजिक्स होना चाहिए और फिजिक्स का नाम मैथमेटिक्स होना चाहिए। लेकिन संयोग से हमारे पूर्वजों ने फिजिक्स का नाम मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का नाम फिजिक्स कर दिया। क्यों? मैथमेटिक्स का मीनिंग होता है माथा में जो ठीक जचे, उसी का नाम है मैथमेटिक्स। और माथा में ठीक जचने वाला काम तो एक फिजिसिस्ट कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम उल्टा पड़ गया है फिजिक्स और मैथ का। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूं। फिजिक्स इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। फिजिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसे लोगों ने हार्ड बना दिया है। खास के उन लोगों ने जो कहते हैं कि फिजिक्स हार्ड है। हार्ड का मेन कारण होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अच्छी जानकारी नहीं होने से ही फिजिक्स हार्ड लगता है। मैं आपको कहता हूं, फिजिक्स तो चुटकियों का खेल है। तुम मुझे मैथ दो, मैं तुझे होल फिजिक्स दूंगा। मैं सबसे पहले आपको मैथ का बेसिक नॉलेज दूंगा। उसके बाद मैं मैथ पढ़ाऊंगा बीपीएससी यूपीएससी ऑप्शनल के लिए। फिर मैं नेट और गेट के लिए भी मैथ पढ़ाऊंगा। आप क्यों मैथमेटिक्स को मैं सबसे बेस मानता हूं, क्यों फिजिक्स के लिए यह अनिवार्य है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, मैथ का क्या यूज है फिजिक्स में। तो बंधु, एक बादशाह थे। उनके यहाँ एक चित्रकार को घोषित करना था। चित्रकार, नया चित्रकार बहाल करना था, क्योंकि पुराने चित्रकार मर गए थे। उन्होंने पूरे राज्य में डंका पिटवा दिया कि नया चित्रकार का, राजसी चित्रकार का बहाल होगा। सब लोग आवेदन किए, लेकिन उस प्रतियोगिता के लिए एक बूढ़ा चित्रकार भी आया। उस बूढ़ा चित्रकार ने एक शर्त रखा कि हजूर, मैं तो चित्रकला में भाग लूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ एक शर्त है कि मुझे मुर्गी का चित्र बनाना था। 600 मुर्गियां दिया जाए और मुर्गी का दाना दिया जाए और साथ ही साथ 6 महीना का टाइम दिया जाए। बादशाह ने मान लिया, कहा कि ठीक है, तुम आओ। 6 महीना के बाद वह चित्रकार मुर्गी के साथ, मुर्गा के साथ रहते रहते मुर्गा मुर्गी ही बन गया था। उसी के तरह दाना चुंग के खाता था। उसके पूरे शरीर पर मुर्गी के तरह रोआ बाल जम गया। 6 महीना होते होते वह बूढ़ा चित्रकार भी उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए पहुंचा। तरह तरह के लोग आए हुए थे। एका पर एक चित्रकारिता से संभाला गया था, देखा गया था। सब लोग अपना चित्रकारी लगाए हुए थे, तरह तरह का पेंटिंग किए हुए थे। उस बूढ़ा चित्रकार ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, मुझे एक पेंसिल दिया जाए, एक कागज दिया जाए, मैं 2 मिनट में खींच दूंगा। और वह बूढ़ा चित्रकार 2 मिनट में उस मुर्गा का चित्र खींच के टांग दिया। और उसके बाद बादशाह आए। तो उस बूढ़ा चित्रकार ने कहा कि हजूर, इसका फैसला तब होगा जबकि 10 गो 20 गो मुर्गा मुर्गी छोड़ा जाए। वह मुर्गा मुर्गी आया और वह बूढ़ा चित्रकार जो 2 मिनट के अंदर चित्रकला बनाया था, उसी पर वह लोल मारने लगा और अंत में वह विजयी घोषित हुआ। तो बंधु, ये तो चुटकियों का खेल है फिजिक्स। इसके लिए सबसे जरूरी है मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा, जिसका यूज फिजिक्स में होगा। मेरा एक दूसरा नारा है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल। ये सभी के लिए है, चाहे वो आर्ट के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो। इसके बगैर जिंदगी चल ही नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बताने जा रहा हूं। देखें, बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स।
बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो whenever whenever two straight lines meet at a point, an angle is said to be formed there. At a point, an angle is said to be formed. An angle is said to be formed there. जब भी दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर आके मिलती है तब वहां पर एक एंगल का निर्माण होता है। जैसे ओ एक्स और ओ पी एक बिंदु ओ पर आके यहाँ पर दोनों मिल गया है, इसलिए एंगल पी ओ एक्स, और इसी को लोग एक्स ओ पी भी कहते, एक्स ओ पी इक्वल टू अल्फा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल की माप कैसे की जाती है। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। फॉर measuring an angle, we choose a fixed line also known as reference line। एंगल के मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन चुनते हैं जिसे फिक्स्ड लाइन कहा जाता है। तो यही हुआ आपका रेफरेंस लाइन ओ एक्स।
इसी को कहते हैं फिक्स्ड लाइन। और इसी का दूसरा नाम है रेफरेंस लाइन। और इसका तीसरा नाम है मदर लाइन। मदर लाइन। A rotating line OP starts rotating from the fixed line either in anti-clockwise sense or clockwise sense. A rotating line OP starts rotating either in anti-clockwise sense or clockwise sense. If anti-clockwise sense given a positive sign, then clockwise sense given a negative sign and vice versa. अगर एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव देंगे तो क्लॉकवाइज को निगेटिव देना होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को ही निगेटिव देंगे तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव देना होगा। If anti-clockwise sense anti-clockwise sense given a positive sign, then clockwise sense given a negative sign and vice versa. अब हम आपको इसे डिटेल से तीनों पॉइंट को समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। ये है आपका फिक्स्ड लाइन जिसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, और इसे हम मदर लाइन भी कहते हैं। जैसे माँ घर में फिक्स्ड रहती है तो इसका 3 नाम हुआ बंधु। पहला नाम दिए हैं फिक्स्ड लाइन,
फिक्स्ड लाइन, दूसरा नाम है इसका रेफरेंस लाइन, इसी से बनता है रेफरेंस फ्रेम, दूसरा नाम है रेफरेंस लाइन। और तीसरा नाम है मदर लाइन। मदर लाइन। तो सबसे पहले हम लोग एक फिक्स्ड रेखा को चुन लेते हैं, जैसे आप समझ लीजिए ओ एक से घाय घाट की पाया की तरह है, जो फिक्स्ड है, अचल अटल है, इसे कभी नहीं बदलोगे। दूसरा है एक रोटेटिंग लाइन, इसका नाम है रोटेटिंग लाइन। और दूसरा नाम है फादर लाइन। देखो बंधु, जैसे माँ घर में फिक्स रहती है, उसी तरह यह लाइन फिक्स्ड लाइन है, अचट अटल लाइन है। और ये रोटेटिंग लाइन फादर की तरह है, जो घर से निकल के चारों तरफ काम धाम करते रहते हैं। तो देखो विद्यार्थी, इस फिक्स्ड लाइन को तुम माँ की तरह समझो, इसे कभी मत भूलना। घर से निकलने के समय माँ को गोर लाग के निकलना, पैर छू के निकलना, तुम्हारा भाग बदल देगी माँ। तो देखो, इसी फिक्स्ड लाइन से माँ से ही शुरू करना। या तो तुम एंटी क्लॉकवाइज छुओ, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस अल्फा कहेंगे, तो क्लॉकवाइज को माइनस अल्फा कहेंगे, तो इसे हमको माइनस अल्फा कहना होगा। यदि तुम एंटी क्लॉकवाइज को माइनस अल्फा कहते हो, तो क्लॉकवाइज को प्लस अल्फा कहना होगा। लेकिन याद रहे, माँ को न भूलना, जब भी यह शुरू होगा फिक्स्ड लाइन से ही शुरू होगा। चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, फिक्स्ड लाइन से ही शुरू होगा। ये है फिक्स्ड लाइन ओ एक्स, जिसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, या इसे हम मदर लाइन कहते हैं, माँ के स्वरूप मानते हैं। और देखो, ये जो लाइन है, ये है आपका रोटेटिंग लाइन। ये रोटेटिंग लाइन हमने आपको बार बार बताया कि यदि एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस लेते हैं, तो क्लॉकवाइज को लेना होगा माइनस। लेकिन याद रहे, फिक्स्ड लाइन को नहीं भूलना, माँ को नहीं भूलना। तो देखो, एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस 30 डिग्री लिए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। 360 में 30 घटाएंगे तो यह 330 डिग्री होगा। लेकिन याद रहे, एंटी क्लॉकवाइज को हमने प्लस कहा है, तो क्लॉकवाइज को माइनस कहना होगा। लेकिन हर हाल में ये जब भी शुरू होगा फिक्स लाइन से होगा, माँ को मत भूलना। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। देखो, इस फिक्स्ड लाइन को नहीं भूलना, यही तुम्हारा तकदीर बदल देगा। यही है फिक्स्ड लाइन। यही है तुम्हारा रोटेटिंग लाइन। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव कहते हैं, 100 डिग्री कहते हैं, तो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज को माइनस कहेंगे, और ये होगा -260 डिग्री। देखो बंधु, दोनों ही हालत में ये रोटेटिंग लाइन जब भी शुरू करेगा तो फिक्स्ड लाइन से करेगा, इसे फिक्स्ड लाइन को मत
मत भूलना। बार बार कह रहे हैं, फिक्स लाइन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस को अगर हम प्लस करते हैं तो क्लॉकवाइज सेंस को माइनस कहेंगे ही। बार बार तो दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक इसी प्रकार देखो, ये फिक्स्ड लाइन है, ये रोटेटिंग लाइन है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज को मैंने प्लस कहा है और ये 200 डिग्री का एंगल है, तो ये क्लॉकवाइज जो होगा ये होगा -160 डिग्री। हर हाल में एंगल का मेजरमेंट फिक्स्ड लाइन से होगा, इस पर मैं काफी जोर दे रहा हूं। अब देखें, ये फिक्स्ड लाइन है, ये रोटेटिंग लाइन है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस को मैं यहाँ प्लस कहने जा रहा हूँ। 300 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है यह क्लॉकवाइज -60 डिग्री होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको फिक्स लाइन चुनना, एंगल का मेजरमेंट करना, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, आप सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं फिक्स्ड लाइन से ही करेंगे। अब देखिए, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये हो गया 360 प्लस 30, 390 डिग्री। 360 प्लस 360, 720 और 30, 750 डिग्री। देखो बंधु, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे एंगल 30 डिग्री का हो, चाहे 390 डिग्री का हो, चाहे 750 डिग्री का हो, सभी एंगल के लिए फिक्स लाइन ओ एक सी है। चाहे 30 डिग्री के लिए हो, चाहे 390 डिग्री के लिए हो, चाहे 750 डिग्री के लिए हो, सबके लिए फिक्स्ड लाइन ओ एक्स है। तथा रोटेटिंग लाइन तीनों ही एंगल के लिए ओपी ही है। तो बंधु, तुम जानते हो इस तरह का एंगल का सबका मान बराबर होगा, क्योंकि सबका फिक्स्ड लाइन और सबका रोटेटिंग लाइन समान है। मान लो तुम 3 भाई हो और तीनों भाई सहोदर भाई हो। सहोदर भाई का क्या मतलब होता है? सहोदर भाई का मतलब होता है एक उदर से जन्मा हुआ, जिसका माँ एक हो बाप एक हो। तो उसका क्या बेनिफिट होता है? अगर तुम्हारे पास 6 बीघा जमीन है और तुम 3 भाई हो, तो 2-2 बीघा सबका हिस्सा पड़ेगा, सबका मान बराबर है। तो ठीक इसी प्रकार तीनों ही एंगल जो है सहोदर एंगल है। तीनों ही एंगल का माँ ओ एक्स है, तीनों ही एंगल का बाप ओपी है, इसलिए तीनों एंगल का मान बराबर ही होगा। तो देखो, ये वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट all angles start from the all angle start from the fixed line, fixed line
OX and all angles have the same rotating line such type of angles are known as coterminal angles. तो हम यह ऑब्जर्व करते हैं, हम यह देखते हैं कि 30 डिग्री का फिक्स लाइन OX है और रोटेटिंग लाइन OP है। जैसे मान लो 30 डिग्री को हम 1 से इंडिकेट करते हैं, तो 390 डिग्री का भी फिक्स्ड लाइन OX है और रोटेटिंग लाइन OP है। 750 डिग्री का भी फिक्स्ड लाइन OX है, रोटेटिंग लाइन OP है। इस तरह के एंगल का नाम कोटर्मिनल एंगल्स है, सहोदर एंगल है। जैसे सभी सहोदर भाई का संपत्ति पर समान अधिकार होता है, उसी प्रकार अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है, हम ये भी तुझे बताएंगे कि हाफ क्यों होता है। तो साइन 390 डिग्री का साइन 390 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होगा और साइन 750 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होगा। कि ये तीनों एंगल कोटर्मिनल एंगल्स है, तीनों एंगल का फिक्स्ड लाइन और रोटेटिंग लाइन समान है, इसलिए तीनों का मान समान होगा। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आप कोटर्मिनल एंगल अवश्य ही समझे होंगे। देखें अब आगे। मैं कोटर्मिनल एंगल पर आपको कुछ होमवर्क भी देता हूं और 2-4 बना के भी दिखाता हूं। जैसे ड्रा थ्री कोटर्मिनल angles of draw 3 coterminal angles of 5 degree, 10 degree, 20 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree, 70 degree, 80 degree, 100 degree, 120 डिग्री, 240 डिग्री। ये मैं आपको होमवर्क दिया हूं। इसमें मैं 1-2 एंगल आपको बता देता चाहता हूं, ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट तो है ही और हो जाए। इसे माँ को नहीं भूलना, इसी माँ को हम फिक्स्ड लाइन कहते हैं, यही मदर लाइन है। और अपने पिताजी को भी नहीं भूलना। तो ये हो गया फिक्स्ड लाइन जिसे मदर लाइन कहते हैं, ये है फादर लाइन जिसे रोटेटिंग लाइन कहते हैं। हम 5 डिग्री का एंगल बता रहे हैं। देखो 5 डिग्री का एंगल लिखा है, तो मैंने
माँ को नहीं छोड़ा है, यही माँ है, यही पिताजी है। अब इसका को टर्मिनल एंगल निकालना होगा, तो फिक्स्ड लाइन से ही शुरू करेंगे। देखिए ये हो गया 360 डिग्री और 5 डिग्री 365 डिग्री। तीन सौ पैंसठ डिग्री। ये दूसरा को टर्मिनल एंगल है। अब मैं बनाना चाहता हूं एक और को टर्मिनल एंगल, तो फिक्स्ड लाइन को नहीं भूलना है। देखिए 360 और 360, 720 और 5 725। देखिए बंधु, हम लोग दूसरा को टर्मिनल एंगल का भी मदर लाइन ओ एक्स है, फादर लाइन ओपी है। तीसरा का भी मदर लाइन ओ एक्स है और फादर लाइन ओपी है। तो इस तरह के एंगल का नाम है को टर्मिनल एंगल्स। हर हाल में इस फिक्स्ड लाइन को न भूलें। मैं एक और बता दे रहा हूं। ये है आपका फिक्स लाइन, जिसे हम लोग मदर लाइन के नाम से जानते हैं। ये है आपका रोटेटिंग लाइन, जिसे हम लोग फादर लाइन के तरह जानते हैं। मैं एक और बता दे रहा हूं 10 डिग्री का। ये एंटी क्लॉकवाइज है, 10 डिग्री। फिक्स लाइन से शुरू करूंगा, 360 और 10 370 होगा। फिर फिक्स लाइन से ही शुरू करूंगा, 360 360 720 और 10 730। तो देखो बंधु, हम लोगों ने क्या किया है, चाहे 10 डिग्री का एंगल हो, चाहे 370 डिग्री का एंगल हो, चाहे 730 डिग्री का एंगल हो, तीनों ही एंगल के लिए फिक्स लाइन ओ एक्स है। मैं बार बार तो बता रहा हूं कि फिक्स लाइन को नहीं भूलना है, और फादर लाइन रोटेटिंग लाइन को भी नहीं भूलना है। इस प्रकार आपके माइंड में फिक्स लाइन, रोटेटिंग लाइन और को टर्मिनल एंगल आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेफिनेशन। अब मैं आपको एंगल का डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। एन एंगल इज द एन एंगल इज द रेशियो ऑफ intersected arc length of a circle, arc length of a circle to its radius whose center lies at the point of intersection of
टू ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो बंधु, एक एंगल अनुपात है, किसका अनुपात है? आर्क लेंथ का। तो आर्क लेंथ क्या होता है बंधु, जरा गौर से देख लो। ये सर्किल है, तो हम सब लोग जानते हैं अगर सर्किल है तो सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस है। तो ये जो है, ये इसका नाम है सरकमफ्रेंस, हिंदी में परिधि कहते। तो यह जो सरकमफ्रेंस है इसी का नाम है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। अगर हम सरकमफ्रेंस के टुकड़ा का नाम है आर्क लेंथ, हिंदी में उसे चाप कहते हैं। तो ये जो है आपका ए बी, इसी का नाम है चाप, और अंग्रेजी में कहते आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। तो ये जो है ए बी, ए से लेके बी तक, यही कहलाता है आर्क लेंथ। तो एंगल के लिए हम लोग दो रेशियो है, दो अनुपात है। किसका अनुपात है? तो आर्क लेंथ का, और किसका? रेडियस का। तो आर्क लेंथ भी एक लंबाई का है इकाई। अच्छा, छोड़ देना। तो बंधु, अब मैं आज का क्लास इतना ही रखता हूँ, समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर हम कल मिलेंगे।